अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट कंप्यूटर का ICS पार्ट 2 से डे 36। बेटा इसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो है हमारे पास वाइल लूप। बेटा वाइल लूप हमारे पास लूप की एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट और खास किस्म की टाइप है और इस बड़ा मज़ेदार लूप ये हमारे पास है जो कि हमारे पास एक कंडीशनल लूप है जो कि कंडीशन के ऊपर काम करता है। बेटा ये हमारे पास कंडीशनल के साथ साथ ये हमारे पास रिपीट करता है until the given condition remains true। तब तक ये क्या करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। और बेटा यहाँ पे इसको एक इस वजह से भी कंडीशनल कहते हैं, जैसे कि हमें पता है हमने किसी भी लूप के लिए क्या इस्तेमाल करना होता है, इनिशियलाइजेशन इस्तेमाल करनी है, हमने कंडीशन इस्तेमाल करनी है जो कि एक एक्सप्रेशन होगी, और हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इस्तेमाल करना है। हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा उसमें फोर लूप हमने इस्तेमाल किया था। वो जो फोर लूप था उसमें क्या था, फोर और फोर की ब्रैकेट, उस ब्रैकेट में तीनों चीज़ें आ गई थी जिसमें हमारे पास क्या था, एक इसमें हमारे पास था इनिशियलाइजेशन, कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे आ जाए, सेमीकोलन, कंडीशन हमारे पास आ जाए, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ जाए। लेकिन आज का जो बेटा हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, वाइल लूप। अब जब हम वाइल लूप की हम बात करते हैं तो वाइल लूप में जब मैं वाइल लिखूंगा तो वाइल की भी ब्रैकेट आएगी। इस ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ लिखी जाती है तो लिखी जाती है कंडीशन, नथिंग मोर, सिर्फ ओनली कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। और ये एक वजह है जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि जी ये है हमारे पास काउंटर लूप जो कि फिक्स नंबर पे काम कर रहा है, और बेटा ये है हमारे पास कंडीशनल लूप जो कंडीशन पे काम कर रहा है। आल्दो मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि इनको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन इसमें भी लाजमी है, इसमें भी सब कंडीशन आएगी। बाकी जो इसके अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट है वो आता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन इसमें अगर होगा तो वो हमारे पास होगा बिफोर वाइल लूप। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इनिशियलाइजेशन कहाँ पे होता है, बिफोर वाइल, वाइल शुरू होने से पहले होगा। फिर बेटा उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी बॉडी ऑफ लूप आ जाएगी जिसमें वो स्टेटमेंट्स आएंगी जो कि हमने रिपीट करनी है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होगा वो होता है इनसाइड बॉडी। अब जब मैं बेटा इसको लिख रहा हूं इनसाइड बॉडी तो क्या इसकी जगह फिक्स होगी, मींस बॉडी में तो हमारे पास आने हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको हमने एक बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो मींस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी वो बॉडी के साथ होगा। तो कहाँ पे होगा बेटा, वो बॉडी के शुरू में स्टेटमेंट से पहले होगा, वो हमारे पास स्टेटमेंट्स लिखते हुए उसके बॉडी के सेंटर में कहीं पे होगा, या वो सबसे लास्ट पे होगा। बेटा इसकी कोई पोजीशन हमारे पास फिक्स नहीं है। जब हम कहते हैं इनसाइड बॉडी तो हमारी लॉजिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लॉजिक के मुताबिक कहीं पे भी इस्तेमाल करो। और ऐसा भी हो सकता है मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस्तेमाल ही ना करूं, इसमें ऐसा भी हो सकता है इनिशियलाइजेशन इस्तेमाल ही ना की जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वो क्या है कि जब हम अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हुए बात करते हैं तो ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट तीनों टाइप ऑफ लूप्स के अंदर इस्तेमाल करें
ताकि हमारे पास कोई भी लूप प्रॉपर एग्जीक्यूट हो सके। इसलिए मैं स्टार्ट में भी कहा था कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट किसी भी लूप की प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पे भी ये चीज़ है, मैं एक इसका छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ और उसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसकी वर्किंग को। अब इसमें हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास आ जाता है वाइल। वाइल में हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं, मैं वाइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे पास हेडर फाइल्स आएंगी। मैं इसको प्रोग्राम को अभी हम एंड पे इसको कंपाइल करके भी देखेंगे, छोटा सा प्रोग्राम है, काम वही करना है। कंडीशन है, इनिशियलाइजेशन है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए। मैं ले रहा हूँ वेरिएबल n, वेरिएबल n। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद बेटा मेरे पास क्या काम करना है, लूप स्टार्ट करना है। तो लूप में बिफोर वाइल मुझे क्या लिखना है, इनिशियलाइजेशन। उसमें मैं क्या करूँगा, n इज इक्वल टू 1 करूँगा, क्योंकि मुझे 1 से शुरू करना है। फिर मेरे पास क्या आएगा, लूप स्टार्ट होगा, वाइल। वाइल में मेरे पास कंडीशन, तो फोर वाली सेम कंडीशन वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी n लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद मेरे पास बॉडी की ब्रैकेट्स। बॉडी में बेटा मेरे पास क्या आता है, वो स्टेटमेंट्स मैं थोड़े से गैप दे के लिख रहा हूँ। मेरे पास एक ही स्टेटमेंट थी जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने प्रोग्राम किया है, \n%d, और लूप कंट्रोल वेरिएबल n को ही क्या कर दो, डिस्प्ले। अब बेटा यहाँ पे सवाल बचता है हमारे पास कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सके। तो बेटा इस बात को समझने के लिए मैं इसको जिस तरीके से करवाने जा रहा हूँ, ये मैं वो आपको वे बताने जा रहा हूँ जिसमें आपके पास फोर लूप से लिखा गया प्रोग्राम और वाइल लूप से लिखा गया प्रोग्राम हमेशा सेम बनेगा। ये आप लोगों के लिए आसानी होगी कि आप दोनों तरीके से आपको सवाल पूछ लिया जाए, चाहे वाइल से करने को कहा जाए, चाहे फोर लूप का इस्तेमाल करने को कहा जाए, आपकी कंडीशंस, आपकी स्टेटमेंट्स चेंज नहीं होंगी। और वो तरीका क्या है, वाइल से वेरी फर्स्ट प्रीवियस लाइन इनिशियलाइजेशन की हो और बॉडी की लास्ट लाइन आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की हो। और हमारे पास इसमें कितने का इंक्रीमेंट करना होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है ना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो ये आपके पास लास्ट में। उसकी वजह बेटा मैं प्रोग्राम कंप्लीट कर दूं, गेट ch, ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब बेटा इसमें देखिएगा कि जब प्रोग्राम ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होता हुआ आ रहा है, नंबर 1 स्टेप के ऊपर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के फौरन बाद क्या होगी, कंडीशन। कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी पे आ जाएगा नंबर 3 पे, लेकिन कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स होने से लूप के स्कोप से बाहर। और बॉडी मैंने कह दिया, ये लास्ट लाइन मैंने क्या कह दी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो फोर्थ नंबर पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के फौरन बाद वापस 5th नंबर पे कहाँ पे आ गया, अगेन कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी वाली वो एक या एक से ज़्यादा जितनी भी स्टेटमेंट्स हों वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद अगेन कंडीशन, कंडीशन फॉल्स होगी तो उससे बाहर, वरना वो एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही रखा है। अब यही प्रोग्राम हमने कल किया था किसके साथ, किसके साथ बेटा, 4 के साथ। तो उसके लिए हमने क्या लिखा था, सारा प्रोग्राम सेम था, लेकिन 4 n इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, n लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन, और यहाँ पे n प्लस प्लस, ये कर दिया था। इससे ऊपर मेरे पास वो क्लियर स्क्रीन आ गया था, इसमें मेरे पास वो एक स्टेटमेंट आ गई थी और गेट ch। तो बेटा देखें ये दोनों प्रोग्राम सेम है। मैंने क्या किया, इसमें से ये पार्ट उठाया ऊपर लिख लिया, ये पार्ट यहां से खत्म किया, बॉडी की लास्ट लाइन के तौर पे ले लिया, बाकी कोड सेम रहेगा, ये भी इसमें से खत्म हो गया, और यहां पे 4 निकाल के वाइल कर दिया। तो इससे आपकी ना तो इनिशियलाइजेशन की वैल्यू चेंज होगी,
फॉर लूप में और वाइल में ये सेम रहेगी। ना ही आपकी कंडीशन चेंज होगी, ना ही आपके पास बॉडी चेंज होगी, ना ही आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेंज होगा। अगर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की पोजीशन को चेंज करते हैं, आप बिफोर स्टेटमेंट लिखते हैं, तो आपकी ये वैल्यूज चेंज होंगी, क्योंकि बाय डेफिनेशन हम कहते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनसाइड बॉडी एनीवेयर हो सकता है, लेकिन हम अपनी लॉजिक को क्लियर रखने के लिए वाइल और फॉर लूप वाली इंक्रीमेंट हमेशा लूप की बॉडी के लास्ट पे करेंगे। अगली चीज बेटा, जैसे कि फॉर में हमारे पास ये सेमीकोलन लग जाए तो क्या होगा, फॉर में सेमीकोलन लग जाएंगे तो बॉडी इंडिपेंडेंट बन जाएगी, एग्जीक्यूट होगी। इसमें भी हमारे पास यही चीज़ है कि इसमें भी अगर हमारे पास यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँ तो ये इंक्रीमेंट या ये पूरी बॉडी एक दफ़ा एग्जीक्यूट लाजमी होगी। दूसरी चीज़, हमारे पास इसका सीक्वेंस सेम रहेगा, इसकी आउटपुट भी सेम रहेगी। एक एग्जांपल और करते हैं, इसी से रिलेटेड और बुक में गिवन भी है। हमने प्रोग्राम लिखा था फॉर 10 नेचुरल नंबर्स। प्रोग्राम फॉर 10 नेचुरल नंबर्स। अब हम उन्हीं नेचुरल नंबर्स का सम भी कैलकुलेट करेंगे। इसको भी वाइड मेन से शुरू कर रहा हूं। अब मुझे वेरिएबल कितने चाहिए, एक n वेरिएबल चाहिए और एक मुझे सम वेरिएबल चाहिए। सम वेरिएबल, उसका सम कैलकुलेट करने के लिए सेम प्रोग्राम है, 10 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन उसका सम कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास 10 नेचुरल नंबर्स हो जाएं, इवन नंबर हो जाएं, ऑड नंबर हो जाएं, तो किसी भी सीरीज का आपसे सम पूछा जाए तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद क्लियर स्क्रीन, उसके बाद क्या चाहिए बेटा, सम है ना। याद रखिएगा, कहीं पे भी सम, कहीं पे भी आपको करना हो मल्टीपल किसी का कैलकुलेट, उस वेरिएबल को आपने इनिशियली वैल्यू लाजमी देनी है और ये सम करना है, प्लस करना है। प्लस क्या, हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी नंबर n है, n में मैं क्या प्लस करूं कि मेरे पास n ही आए, तो बेटा क्या प्लस होगा, 0। तो अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, n में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि n ही आए, उसकी आइडेंटिटी होती है बेटा 1। तो जब ये वेरिएबल आपके पास होगा सम, तो इसको वैल्यू भी क्या दी जाएगी, 0। फिर लूप शुरू करना है। लूप में 10 नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 से शुरू होना है, और वाइल है तो बिफोर वाइल n इज इक्वल टू 1। बिफोर वाइल है तो n इज इक्वल टू 1 और फिर आ जाएगा मेरे पास वाइल। वाइल में कंडीशन वही रहेगी, 10 नंबर तक जाना है तो n लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद बॉडी शुरू होगी। अब बॉडी में मुझे दो काम करने हैं, एक तो मुझे वो नंबर प्रिंट करना है जो कि %d और n की वैल्यू प्रिंट होगी। दूसरा, लूप बॉडी के अंदर ही हर स्टेप के साथ साथ मुझे उसका सम कैलकुलेट करना है, जो कि यूं लिखूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। सम इज इक्वल टू सम प्लस n, के सम के अंदर n की वैल्यू प्लस करो और असाइन भी किसको कर दो, सम को। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, सम प्लस इज इक्वल टू n, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, अगर आपको याद हो। उसके बाद स्टेटमेंट्स कंप्लीट और हमारे पास यहाँ पे लिखा जाएगा n प्लस प्लस लास्ट में और बॉडी कंप्लीट। अब बेटा हमने तो क्या करना था, नेचुरल नंबर प्रिंट करने थे, साथ में एंड पे उसका सम भी प्रिंट करना है, 1 to 10 का सम। अब बेटा 1 to 10 का सम कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, वो तो एंड पे आके एक दफ़ा प्रिंट होगा, और जो चीज़ एक दफ़ा प्रिंट होनी है, एक दफ़ा एग्जीक्यूट होनी है, उसको लूप में नहीं लिखा जाना, उसको लूप के बाहर लिखना है। इसलिए लूप कंप्लीट करके मैं यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे रहा हूँ जिसमें होगा सम ऑफ सीरीज
इज इक्वल टू %d, और वो किसके पास आंसर है, किस वेरिएबल के पास आंसर है, वो है सम के पास आंसर। ऐसे ही बेटा, और यहाँ पे मैं गेट ch लगा के प्रोग्राम को कर दूंगा कंप्लीट। तो ये मेरे पास प्रोग्राम बन गया जिसमें 10 नेचुरल नंबर्स, जो कि हमने कल 4 से किया था, यही अगर 4 से करना होता तो 4 की बॉडी के अंदर एक ये लाइन लिखते, 4 की बॉडी के बाहर ये लाइन लिखते, तो आपके पास प्रोग्राम क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले हम अपने टूल पे चलते हैं, कंपाइलर पे इसको एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं। जी बेटा, तो आए यहाँ पे हम देखते हैं कि आज हमारे पार्ट 2 से डे 36 में जो प्रोग्राम हमने किया है उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी बेटा, तो ये हमारे पास प्रोग्राम, जिसमें स्टार्ट में हमारे पास आ गई हेडर फाइल्स, वाइड मेन और इंटीजर n ले लिया, और बेटा हमने ले लिया एक वेरिएबल सम, और सम को बाद में इनिशियलाइज करवाया 0 के साथ और इसको इनिशियलाइज करवाया 1 के साथ। वाइल n लेस देन इक्वल टू 10, printf %d n और सम इज इक्वल टू सम प्लस n, ये वही स्टेटमेंट और n प्लस प्लस। एक्चुअल हमारे पास जो कोड है इसमें वो ये 2 लाइनों का है, लेकिन जो n प्लस प्लस है वो हमारे पास बॉडी के लिए। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स आपको येलो कलर में नज़र आ रही हैं, ये वाइल की बॉडी के तौर पे आ गई, और यहाँ पे प्रिंट एफ में सम ऑफ सीरीज इक्वल टू %d और सम की वैल्यू। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँ तो ये देखें, ये वो सीरीज उसने जो प्रिंट की थी 1 to 10, और हर स्टेप के ऊपर उसने क्या किया, सीरीज का सम लेता गया। कैसे बेटा, यहाँ पे सम की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0, सम की पहली वैल्यू क्या थी 0, और प्लस n की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 10 की कंडीशन लगी है। तो 0 प्लस 1 हुआ, 0 प्लस 1 हुआ। उसके बाद बेटा यहाँ पे n प्लस प्लस हो गया, तो n 1 से क्या हो गया 2, कंडीशन क्या चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद वो कंडीशन ट्रू होगी, वो कंडीशन ट्रू होगी तो बेटा उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्रिंट होगा, और सम की वैल्यू क्या हो चुकी थी 0 प्लस 1 1, और n की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। उसके बाद n प्लस प्लस हो जाएगा 2 से 3, तो फिर नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। उसके बाद n प्लस प्लस के बाद वैल्यू क्या हुई 4, तो 6 प्लस 4 क्या होगा 10। फिर उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 5 15, फिर 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, 28 के बाद उसमें आ जाएगा 7, 7 के बाद 9 10 करते करते वो आपके पास एट द एंड जो आंसर बनेगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, इसके अंदर 55। अगर मैं सीरीज को चेंज करना चाहूँ, मैं इसको इवन सीरीज बनाना चाहूँ, तो कहाँ कहाँ पे चेंज करूँगा, सिर्फ ये करूँगा n इज इक्वल टू 1 की बजाय 2 2, और n लेस देन इक्वल की बजाय 10 की बजाय 20, और इंक्रीमेंट कितने का करना है, n इज इक्वल टू n प्लस इज इक्वल टू 2, सीरीज चेंज हुई, सम भी चेंज हो गया। उसके बाद यही मुझे इसमें करना ऑड, तो ऑड के लिए मैं अगर सिंपली यहाँ पे 1 भी कर दूंगा, उसको 20 भी रख दूंगा तो भी आपके पास चलेगा। तो ऑड सीरीज का सम क्या आ रहा है 100, ऑड सीरीज का सम क्या आ रहा है 100। तो अगर मैं सीरीज रिवर्ट कर दूं, मैं इसको 10 से स्टार्ट करके 1 पे लेकर आना है, तो ये लेस देन की बजाय ग्रेटर देन, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट के साथ लाऊंगा, सीरीज तो वही है ना, तो सम भी उसका वही रहेगा। तो इस तरह से बेटा हम किसी भी सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो ये था बेटा हम आज का हमारा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।